आजकल की भाग-दौड़ और काम-काज में लोगों को घूमने-फिरने का शौक जैसे ख़त्म ही हो गया है। मई के उस महीने में मेरे ऑफ़िस के बाहर वाली सड़क पर जैसे रात होती थी, तो वहाँ पर एक अजीब-सा दृश्य देखने को मिलता था। उस सड़क के ऊपर चहल-कदमी एकदम से बंद हो जाती थी। ऐसा लगता था कि जैसे सड़क के ऊपर से साधन गुज़रे सालों बीत गए हैं, लेकिन जैसे सूरज की रोशनी इस सड़क पर पड़ती, सब पहले जैसा हो जाता है। ऐसे में मैं हर बार अपने बॉस और कर्मचारियों से पूछने की कोशिश करता कि आखिर यह मामला क्या है, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं था जो मेरी बातों का जवाब दे सके। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक चुल मचने लगी। मैं किसी भी हालत में जानना चाहता था। दोस्तों, एक रात की बात है, जब मेरे बॉस और बाकी के कर्मचारी ऑफिस से निकल चुके थे। उस रात मैं और मेरा दोस्त लक्ष्मीकांत, हम दोनों ऑफिस में थोड़ा काम कर रहे थे। इसी सिलसिले में मैं लक्ष्मीकांत से पूछता हूँ इस सड़क के बारे में। मेरी बात सुनकर लक्ष्मीकांत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और फिर उसने कहा, रात में सड़क के ऊपर से गुजरना हर किसी के लिए आसान नहीं होता दोस्त, और जो गुजरता है उसका यहाँ आखिरी सफ़र होता है। अब उनकी बात सुनकर मेरा दिमाग चकरा रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने मुझसे कहा, देखो, तुम उन सब के बारे में ना जानो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो एक ऐसा इलाका है जिसके पास जाने से हर कोई डरता है। तुम इतना समझ सकते हो कि वहाँ पर एक क्रिमिनल रहता है। कहने को तो वो एक क्रिमिनल है, लेकिन सच यह है कि सड़क के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है, और मैं इन चीज़ों पर कुछ खास विश्वास नहीं करता था। इसलिए मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई और मैंने लक्ष्मीकांत से कहा, अरे भाई, तुम भी कैसी बातें करते हो? इस जनरेशन के होकर भी भूत प्रेत की बातों पर यकीन करते हो? मुझे तो लगता है कि रात में यहाँ चोर डाकू अपना डाका डालते होंगे। इसके बाद लक्ष्मीकांत ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा और वो उठकर वहाँ से निकल गया। फिर इसी बीच मेरे फ़ोन की घंटी बजी, तो मैंने देखा कि फ़ोन पर कोई अननोन नंबर था। जैसे ही फ़ोन उठाया वैसे ही सामने से आवाज़ आई, हेलो भाई साहब, मैं पास वाली रोड पर खड़ा हूँ, आपके लिए किसी ने पार्सल भेजा है। अब ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि मैंने कोई पार्सल नहीं मंगवाया था। फिर मेरे लिए पार्सल कौन भेज सकता है? अब उस आदमी ने मुझे यही बोला था कि आपके लिए किसी ने पार्सल भेजा है, न कि मैंने मंगवाया है। जाहिर है कि कोई मुझे सरप्राइज़ देना चाहता था। तो मैं तुरंत अपनी सीट से उठा, क्योंकि अब तक मेरा भी समय हो गया था। इसलिए मैं जल्दी से ऑफिस से निकला और बाहर आकर उस पार्सल वाले आदमी का वेट करने लगा। थोड़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद जब वो आदमी मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दिया, तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसी नंबर पे दोबारा फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नंबर अमान्य बता रहा था। इसी बीच उसी नंबर से मुझे वापस से फ़ोन आ गया और इस बार मैंने पहली बार में ही फ़ोन उठाया और फिर उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब, क्या हुआ? तो उसने मुझे बताया कि उसकी बाइक ख़राब हो गई है। मैंने सोचा कि मैं किसी मैकेनिक को फ़ोन कर देता हूँ, लेकिन तभी उस आदमी ने बताया कि वो अपनी बाइक को रिपेयर तो कर सकता है, लेकिन उसे कोई साथ देने वाला चाहिए, यानी कि काम में हाथ बटाने वाला। दोस्तों, उसके बाद मैं उस आदमी से कहा, लेकिन आप यहाँ से कितनी दूर हैं? तो उस आदमी ने बताया कि आधा 1 किलोमीटर दूर होगा। तो उसकी बात मानकर मैंने बाइक स्टार्ट की और चलने लगा। थोड़ी देर तक सफ़र करने के बाद मैं ठीक उसी रास्ते के 2 किलोमीटर के सफ़र को अंजाम दे चुका था, लेकिन अभी भी मुझे उस आदमी का कोई नामो निशान नज़र नहीं आया। फिर बीच में ही मैंने अपनी बाइक को एक जगह पर रोक लिया और दोबारा उसको कॉल करने की कोशिश करने लगा कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे सामने कोई दिखाई दे रहा है और बाइक की हल्की सी रोशनी से मुझे वो नज़र आ रहा था, लेकिन ज़्यादा दूर होने की वजह से वो मुझे हल्का हल्का ही दिखाई दे रहा था। मुझे लगा कि शायद ये वही आदमी था जिसने मुझे कॉल की थी। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो देखा कि एक आदमी जिसकी लंबी कदकाठी थी और उसका शरीर दिखने में बहुत ही हट्टा कट्टा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी को देखकर मुझे अजीब सा लग रहा था। उसने मुझे देखकर कहा कि बहुत देर से मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। अब उस आदमी की ये बात सुनकर मैं तो हक्का बक्का ही रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी मुझसे कहना क्या चाहता था। उसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, अब कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपने उस आदमी को देखा जिसकी वजह से आपकी बाइक ख़राब हुई है? लेकिन उस रोड के बारे में जानने की वजह से
वह भी मुझे अपने दोस्त की तरह से वहाँ से ले जाने लगा। इसी बीच मेरी फ़ोन की घंटी बजी और इस बार मैंने जैसे ही फ़ोन देखा तो मैंने पाया कि लक्ष्मीकांत का फ़ोन था। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया और फ़ोन को उठाने के बाद मुझे पता चला कि शायद वो किसी काम के लिए बाहर जा रहा है, इसलिए मैंने ऑफ़िस की तरफ चलना शुरू कर दिया। और इसी बीच मुझे उस आदमी की याद आ गई जो अभी-अभी मेरे पीछे चल रहा था। अब वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि मेरे साथ-साथ कोई और भी आया है, जिसके होने का मुझे एहसास था, पर वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। क्या मुझे ये सिर्फ़ अपना एक वहम लगा? और जैसे ही मैं ऑफ़िस के पास पहुंचा, तो मैंने देखा कि लक्ष्मीकांत के ही करीबी व्यक्ति ने मुझे आवाज़ लगाई और कहा, अच्छा हुआ कि तुम वहाँ से लौट आए। वैसे तो मेरा कोई भी सामान ऑफ़िस के अंदर नहीं था, मुझे बस यही जानना था कि कहीं तुम उस रास्ते पर तो नहीं हो जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया है। तुम सही समय पर वापस लौट आए, वरना तुम आज के बाद कभी वापस ना लौट पाते। जब तुम उस रास्ते पर जा रहे थे तो मैंने तुम्हें जाते हुए देख लिया था, और उस रास्ते के ऊपर जाना मौत को दावत देने जैसा है। फिर मैंने लक्ष्मीकांत को पूरी बात बताई कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था और मुझे किसका फ़ोन आया था। मेरी बातें सुनने के बाद उसने मुझे और मेरे पूरे शरीर को ध्यान से देखा, और जैसे ही उसने मेरी गर्दन की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मेरे कॉलर को पकड़ा और कहा, तुम्हारे गर्दन पर यह निशान कैसा? तुम्हें उस सड़क के ऊपर कोई मिला था क्या? अब उसकी बात सुनकर मैंने उसे सब कुछ बता दिया। ये सब सुनने के बाद उसने तुरंत मुझसे कहा, एक काम करो, तुम अभी अपने रूम पर लौट जाओ और आज की रात तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। अगर मैं भी तुम्हारे आसपास रहा तो मैं भी तुम्हारे साथ मारा जाऊंगा। इससे बेहतर होगा कि तुम अपने आप को सुरक्षित रखो। इतना कहने के बाद वो चला गया। फिर काफ़ी सोचने के बाद भी मुझे समझ नहीं आया कि मेरे शरीर पर यह निशान कहाँ से आ गया। मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं जानना तो चाहता था, लेकिन अब तक काफ़ी रात हो चुकी थी और मुझे घर जाकर खाना पीना भी करना था, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं वहाँ से निकल गया। मैं अपने कमरे पर पहुँचा तो मेरे कमरे में कोई था। जब मैंने देखा तो पाया कि लाल लिबास में लिपटा ये वही आदमी था जो कि थोड़ी देर पहले मुझे उस हॉन्टेड कहे जाने वाली सड़क पर मिला था। उसे अपने सामने देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि मैंने ये उम्मीद नहीं जताई थी कि जल्दी ही मेरा इससे सामना होगा। कि तभी अचानक मेरे घर की लाइट ऑन ऑफ होने लगी। तभी मैंने उस आदमी का असली चेहरा देखा। ठीक वैसा ही निशान था जैसा कि मेरे गर्दन के ऊपर मुझे नज़र आया था, और वो निशान चमक रहा था। अचानक से मेरे घर का एक बल्ब एकदम से ऑन हो गया और उसकी रोशनी में मुझे उस लाल क्रिमिनल का खौफनाक दृश्य नज़र आने लगा। तो मैंने आओ देखा ना ताओ, तुरंत अपनी बाइक के पास पहुंच गया। बाइक के पास पहुंचने के बाद मैंने देखा कि वो लाल क्रिमिनल अभी भी मेरा पीछा कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँ। बाइक पर बैठने के बाद मैंने बाइक को लक्ष्मीकांत के घर की तरफ मोड़ दिया। वहाँ पर मुझे उसने एक तांत्रिक के बारे में बताया। लक्ष्मीकांत की पूरी बात सुनने के बाद मेरी जान में जान आई, और उसके बाद मैंने अपनी बाइक को ठीक उसी तरफ मोड़ दिया जिस तरफ मुझे उस तांत्रिक बाबा से मिलने जाना था। लेकिन तभी मुझे सामने की तरफ कुछ दिखाई पड़ा। ये तो वही लाल क्रिमिनल था जो मुझे मौत के घाट उतारने के लिए तैयार था। इस बार उसने मुझे मौका नहीं दिया और वो एक ही सेकंड में मेरे पास पहुंच गया, और उसके बाद उसने मुझे ज़ोर से मारा। ये चोट मुझे इतनी ज़ोरदार लगी थी कि दोबारा उठने की हिम्मत नहीं हुई और मैं बेहोश हो गया। जैसे ही मुझे होश आया, मेरे बगल में लक्ष्मीकांत बैठा था, और जैसे ही मेरी आँख खुली तो मेरे घर वालों के साथ साथ लक्ष्मीकांत के चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसके बाद लक्ष्मीकांत ने मुझे बताया कि आज 17 दिन के बाद जाकर मुझे होश आया है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे आज भी परेशान करती है वो ये है कि वो निशान आज भी मेरे गर्दन पर मौजूद है, और लक्ष्मीकांत नहीं बताया था कि तुम्हारी मुलाकात फिर से उस भयानक आदमी से होगी, यानी कि उसी लाल क्रिमिनल से। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।